हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण IAS PCS। ये 14th में इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। यहाँ पे जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। ये जो है इन न्यूज़ आर्टिकल्स के समरी हैं और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल से। फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एडिटोरियल पेज का है। मई मंथ के लास्ट में, मतलब इसी मंथ में 28 से 31 मई के बीच ये इंडिया अफ्रीका फोरम समिट न्यू दिल्ली में होने वाला है। सो ये न्यूज़ में है। सो ये जो ऑथर हैं, इन्होंने अपने इस आर्टिकल में बताया है कि अफ्रीका जो कि फ्यूचर के लिए एक डेवलपमेंट और ग्रोथ के इंजन के रूप में बन सकता है, बिकॉज दूसरे पार्ट जो वर्ल्ड के हैं वो लगभग चाहे आइदर डेवलप्ड हो चुके हैं या डेवलपिंग हैं, बट अफ्रीका जो है उसको जो है काफ़ी डेवलप करना है। तो आने वाले समय में जो अफ्रीका के पास जो है एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल हो सकता है और दुनिया के अलग अलग कंट्रीज जैसे कि चाइना, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका अफ्रीका से इंगेजमेंट बढ़ाने में लगे हुए हैं, ताकि वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ का जो ग्रोथ पोटेंशियल है, उसको अपने फेवर में यूटिलाइज कर सके। सो इसी चीज़ पे ऑथर के द्वारा कहा गया है कि इंडिया का जो इंगेजमेंट है अफ्रीका के साथ, इस तरह के जो फोरम समिट होते हैं उसको जो है कंटिन्यू करने की ज़रूरत है और इस तरह के समिट को हर एक साल कराए जाने की ज़रूरत है। ये इंडिया अफ्रीका का 4th समिट है। ये 2020 में कराया जाना था, लेकिन कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। इंडिया का अभी तक अफ्रीका के साथ जो इंगेजमेंट रहा है वो गुडविल का रहा है। कहने का मतलब कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है उनके डेवलपमेंट जर्नी में हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं। बट ऑथर का कहना है कि ये गुडविल से आगे बढ़ कर के हमें एक स्ट्रक्चर्ड और विजुअल इंगेजमेंट इसकी ज़रूरत है। स्ट्रक्चर्ड कहने का मतलब क्या? मतलब कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं या फिर इस तरह के जो इंगेजमेंट होते हैं उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, जैसे कि ये इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है। तो इस तरह के समिट जो है हमें कंटिन्यूअस हर एक साल ईयर ऑन ईयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले बताया अफ्रीका जो है डेवलपमेंट के हिसाब से उसमें काफ़ी पोटेंशियल है और आने वाले समय में वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन सकता है। सो वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं अफ्रीका में, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर चिप, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वो रिसोर्सेज जो हैं उनके लिए हम अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं और यही वजह से जो दुनिया की दूसरी कंट्रीज है लाइक यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, चाइना के बारे में आप डे टू डे सुनते ही होंगे कि अफ्रीका से उसका इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है और ये कंट्रीज जो है अपने इंगेजमेंट को उस लेवल तक काफ़ी मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा जो अफ्रीका में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे कि अफ्रीका जो है एक कॉन्टिनेंट है, उसमें जो कुछ कंट्रीज़ है उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो ऑथर का कहना है कि हमें उन ग्रुप से इंडिविजुअल हमें इंगेज करना चाहिए। बायलैटरल तो हम इंगेज करते ही हैं, उन ग्रुप के साथ हमें इंगेज करना चाहिए, बिकॉज वो एक ग्रुप के रूप में उनका पोटेंशियल जो है, ग्रोथ का पोटेंशियल जो है, कोऑपरेशन का पोटेंशियल जो है वो और ज़्यादा हो जाता है। अभी उसमें एक अफ्रीकन यूनियन जो सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ का यूनियन है, उसका जो चेयर पर्सन है उसका हम रेगुलर इंगेजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि जो हमारा जो स्ट्रेंथ है जिसमें कि हमने अच्छा किया है, जैसे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कैपेसिटी बिल्डिंग, सो इनमें हम अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं और हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं और वहाँ जो आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी उसको हम ग्रैब कर सकते हैं। सो उनको भी लाभ होगा और हमें भी लाभ होगा। बट इस आर्टिकल में जो कुछ इश्यूज़ उन्होंने बताए, वो सबसे जो मेन इशू है उनमें वो है कमिटमेंट और डिलीवरी गैप। हम इस तरह के फोरम तो आयोजित करते हैं, बट जो हम कमिट करते हैं और जो हम डिलीवर करते हैं उसमें काफ़ी गैप रह जाता है। जैसे कि हम पब्लिक जो हम एग्रीमेंट करते हैं उसमें जो इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करते हैं उसका इन्फोर्समेंट जो है वो वीक होता है। जैसे कि हमने अफ्रीका के साथ एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट
और डिजिटल इकोनॉमी, इन सब से रिलेटेड जो हमने कमिटमेंट्स किए हैं, जो हमने एग्रीमेंट किए हैं, उसके लिए जो इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए वो उतने स्ट्रेंथन नहीं है। सो ये हमारा एक बेसिक इशू रहा है कि हमने जो कमिटमेंट किया है और जो हमारा डिलीवरी रहा है वो मैच नहीं करता है। सो इस आर्टिकल में जो मेन पॉइंट्स हैं वो अफ्रीका के साथ इंगेजमेंट के लिए वो है रेगुलर इंगेजमेंट, जो हमारा कमिटमेंट और डिलीवरी है उस गैप को फिल करना, जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके लिए उनको स्ट्रेंथन करना। सो ये सारे सजेशंस दिए गए हैं, ये आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एक्सप्लेन्ड सेक्शन का है। अभी कुछ समय पहले यूएस के द्वारा ट्रेड टैरिफ लगाया गया था 50%, बट इसके बावजूद इंडिया का जो फार्म एक्सपोर्ट है, मतलब एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है, वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज रहा है, मतलब कि पिछले साल से उसमें ग्रोथ हुआ है। वही जो इस आर्टिकल में, इस पूरे एक्सप्लेन सेक्शन में बताया गया कि उसका कारण क्या है। जबकि यूएस की ओर से 50% टैरिफ लगाया गया था और जो हमारे फार्म सेक्टर्स है वो हिट हुए थे, बट फिर भी हमारा एक्सपोर्ट जो है पहले के ईयर्स के मुकाबले वो बढ़ा है। अमेरिका ने इंडिया से जो ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उस पर 50% का टैरिफ लगाया था। पहले ये 25% था, 50% कर दिया गया था, उसके बाद अब इसको रिलैक्स कर दिया गया है। सो जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 2025-26, इसमें जो टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, यानी कहने का मतलब जो गुड्स, फिजिकल गुड्स हैं, उनका एक्सपोर्ट जो है लगभग पिछले साल के मुकाबले 24-25 के मुकाबले 0.9% इंक्रीज हुआ था। बट जो फार्म सेक्टर है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, वो लगभग 2.3% रहा था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उसके कंपैरिजन में जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो जो है ज़्यादा रहा है, और इसके रीजंस क्या हैं वो इस आर्टिकल में बताया गया है। सो जो ट्रम्प के द्वारा टैरिफ लगाया गया था उससे जो इंडिया से यूएस जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती है उनमें जो मेन चीज़ें इफेक्ट हुई थी वो थी मरीन प्रोडक्ट, मतलब कि सी और उससे रिलेटेड जो सी फूड्स या उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, स्पाइसेस, बासमती राइस, प्रोसेस फूड्स। अब अगर मरीन एक्सपोर्ट को लेते हैं, सो ये जो पिछला फाइनेंशियल है उसमें जो मरीन एक्सपोर्ट रहा है हमारा रिकॉर्ड हाई रहा है $8.4 बिलियन, मतलब कि टैरिफ लगाने के बाद जो मरीन एक्सपोर्ट यूएसए में हिट हुआ था उसके बावजूद हमारा ये जो एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड हाई रहा है। और इसकी वजह क्या है? डाइवर्सिफिकेशन, मतलब हमने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया है। जो दूसरे मेजर मार्केट्स हैं जो हमारा मरीन एक्सपोर्ट्स है, जैसे कि चाइना, वियतनाम, जापान, बेल्जियम, सो इन कंट्रीज़ में जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है उस वजह से हमारा मरीन एक्सपोर्ट जो है रिकॉर्ड हाई रहा है। इसके बाद बुफेलो मीट एक्सपोर्ट, इसके जो टॉप हमारे बायर्स है वो वियतनाम, इजिप्ट, यूएई, मलेशिया, सो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, वो 25% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो कॉफ़ी एक्सपोर्ट है उसमें जो इस आर्टिकल में बताया गया क्या रीज़न रहे जिसकी वजह से कॉफ़ी एक्सपोर्ट जो है राइज हुआ है, उसका जो वजह है वो बताया गया है कि जो दूसरे कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है उनके यहाँ जो प्रोडक्शन हुआ है वो पिछले साल वो कम हुआ था। सो हमारा कॉफ़ी एक्सपोर्ट जो है मार्केट्स में सप्लाई किया गया था। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अगेन जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन है, हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूएई, इराक, नीदरलैंड, इन मार्केट्स में हम सप्लाई करते हैं। ये तो था एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं। इसके उल्टे जो इंपोर्ट है उसमें वेजिटेबल ऑयल्स, पल्सेज, फ्रेश फ्रूट, रॉ कॉटन, ये जो मेन एग्री प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं। इसमें जो वेजिटेबल ऑयल है, इंडिया में जो एडिबल ऑयल जिसकी खपत होती है उसका लगभग 40% हम जो है इंपोर्ट से उसको हम पूरा करते हैं। पल्सेस मतलब दालें, इसमें लगभग हम सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब कि हमारे कंट्री में जितना रिक्वायरमेंट है उसका 80% जो है हम प्रोड्यूस करते हैं, बट जो 20% है वो हम इंपोर्ट के जरिए अपने कंट्री में लाते हैं। सो ये जो इंपोर्ट का डेटा जो है ये दिया गया है, उसको मेंशन करने की वजह ये है बिकॉज जो हमारा एग्रीकल्चर है वो जो है एग्रीकल्चर ट्रेड जो है सरप्लस में रहा है, मतलब कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं
और इम्पोर्ट कम करते हैं एग्रीकल्चर के मामले में। बट जो सरप्लस है वो जो है पिछले दशक में वो कम हुआ है, और उसकी वजह है जो हमारा इम्पोर्ट है वो रेगुलर बढ़ रहा है, बट जो एक्सपोर्ट है उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हुआ है। इसी वजह से जो सरप्लस है वो पहले के मुकाबले वो कम हो रहा है। सो इसमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है कि इतने सारे डेटा या फिर इतने प्रोडक्ट वो याद नहीं रखने, बल्कि जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो है डाइवर्सिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एक्सप्लेन्ड पेज का है। अभी कुछ समय पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली में जो दिल्ली रिज है वो इकोलॉजी के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको रिस्टोर किया जाएगा। दिल्ली रिज क्या है? ये है अरावली रेंज, और इस अरावली जो एक फोल्ड माउंटेन है और इसका एक्सटेंशन, ये अरावली रेंज जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इसमें इन राज्यों में एक्सटेंडेड है। सो इसका कुछ पार्ट जो है, जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो दिल्ली में है। ये जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है वो दिल्ली रेंज का पार्ट है, और ये जो है सेंट्रल दिल्ली रिज है। इसी को रिस्टोर करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लाया है। सो ये जो दिल्ली रिज है वो लगभग 864 हेक्टेयर में, ये जो सेंट्रल रिज है लगभग 864 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और इसको जो है दिल्ली का ग्रीन लंग कहा जाता है। ग्रीन लंग्स क्यों? बिकॉज लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये प्लांट या ट्रीज का ये फंक्शन होता है। सो दिल्ली जो मतलब एक काफ़ी एक्सटेंडेड एरिया है, उसमें जो इंडस्ट्रीज है, जो व्हीकल पॉल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन है, सो उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उस पॉल्यूशंस को कम करने के लिए ये रिज सिस्टम जो है, ये इकोलॉजी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट जो है इस रिज को रिस्टोर करना चाहती है। सो इस न्यूज़ आर्टिकल में जो है कुछ कंसर्न्स बताए गए हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट लाए गए हैं, उससे रिलेटेड कुछ जो इशूज़ है इस आर्टिकल में बताया गया है। जो मेन कंसर्न्स बताया गया है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि इसमें जो फॉरेस्ट है उसमें एंटी टर्माइट प्रोडक्ट चलाए जाएंगे, मतलब कि जो दीमक है उनको एलिमिनेट किया जाएगा। बट ऑथर का कहना है कि दीमक जो है, टर्माइट जो है, वो एक इकोसिस्टम इंजीनियर होते हैं। इकोसिस्टम इंजीनियर कहने का मतलब क्या? जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक करके वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, और उनका फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे इस तरह से जो एलिमेंट्स है उनको रिलीज करते हैं। कहने का मतलब कि एलिमेंट, सॉइल, इन्वायरमेंट, उसमें जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो फॉरेस्ट या फिर उस तरह के इकोसिस्टम को हेल्दी बनाते हैं, उस तरह के एलिमेंट को रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में या सॉइल में। इसके अलावा टर्माइट जो है मॉइस्चर रिटेंशन में भी हेल्पफुल होते हैं। सो अगर एंटी टर्माइट जो प्रोजेक्ट लाया गया था, मतलब हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको जो है सस्पेंड कर दिया, बट इस तरह के जो एंटी टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स होंगे जो टर्माइट को ही एलिमिनेट नहीं करेंगे बल्कि सॉइल और जो डिफरेंट हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कि जो फॉरेस्ट है उसमें डिफरेंट जो एरियाज़ हैं उनमें कुछ अलग अलग मतलब कि नाम दिए गए थे, तीर्थंकर वन, ऋतु वन, मतलब कि अलग अलग फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट पैचेज बनाए जाएंगे। तो ऑथर का कहना है कि इस तरह के नेचुरल इकोसिस्टम में इस तरह के जो ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब कि कंक्रीट का हो सकता है, ब्रिक्स हो सकता है, सो इस तरह के ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स जो है उन नेचुरल इकोसिस्टम को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। सो इस तरह के फॉरेस्ट का कंस्ट्रक्शन जो है वो डिजायरेबल नहीं है। उसके बाद जो डिफरेंट दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि डिफरेंट नेटिव प्लांट्स को, ट्रीज़ को यहाँ पे लगाया जाएगा, बट जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो डिटेल दिया गया था उसमें नीम, शीशम, मैंगो और इसके अलावा और कुछ और ट्रीज़ थे जिनको कि प्लांटेशन करने की बात कही गई थी। बट ऑथर के द्वारा कहा गया है कि नीम, शीशम, मैंगो जो है इसके लिए बहुत वाटर की ज़रूरत होती है। शीशम जो है ये जो है जो हिमालयन एरियाज़ है, जो फुटहिल एरियाज़ है हिमालयस के, वहाँ पर के ये ट्रीज़ है। सो इस रिज इकोसिस्टम में जो कि लगभग ड्राई इकोसिस्टम होते हैं, सो
उसके लिए जो है ये मैंगो, शीशम ये सब सूटेबल नहीं है। तो ऑथर का कहना है कि नेटिव प्लांट्स, और नेटिव कहने का मतलब कि वो इंडिया के लिए नेटिव हो सकते हैं बट इस रिज इकोसिस्टम के लिए वो नेटिव नहीं है। सो हमें नेशनैलिटी की ओर नहीं सोच करके, मतलब ऐसा नहीं कि हम ट्री प्लांटेशन में एज अ नेशनल प्राइड को देख करके हम इन जो ये पेड़ है नीम, शीशम और मैंगो को इस इकोसिस्टम में प्लांट करना चाहते हैं, जो कि एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं होगा। इसके अलावा मियावाकी फॉरेस्ट, आप जानते होंगे कि जापान में ये एक फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट को इस्टेब्लिश करने का ये तरीका है, मियावाकी फॉरेस्ट। सो इस तरह के फॉरेस्ट इकोसिस्टम दिल्ली रीज में अगर बनाया जाएगा सो उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। सो इस जो ये पूरा आर्टिकल है, जो इशूज जो है दिल्ली गवर्नमेंट का जो प्लान है उसमें जो इशूज है उसके अराउंड था। सो इसमें कुछ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने चाहिए। ये जो दिल्ली रीज है वो अरावली रेंज का एक्सटेंशन है, इसको ग्रीन लंग कहा जाता है। और टर्माइट्स को लेकर के जो न्यूज़ था तो वो आपको मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी यूरोप के दौरे पे हैं और वो बीच में यूएई में रुकने वाले हैं। सो वहाँ इंडिया और यूएई के बीच में स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व, इसको लेकर के कोई एग्रीमेंट हो सकता है। सो ये न्यूज़ में है। स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है? जब ऑयल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है और वो अभी के दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो जब इस तरह के सप्लाई चेन में डिसरप्शंस आते हैं, इस तरह के ब्लॉकेड या वॉर से, सो दुनिया में ये डिस्कशन तेज हो जाता है कि पहले तो ये तेज होता है कि हम कैसे ऑयल से शिफ्ट होकर के जो रिन्यूएबल एनर्जी में कितना जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो जाए। बट उसमें लिमिटेशंस है, उसमें बहुत सारे अभी लिमिटेशंस है, उसमें रिसर्च की ज़रूरत है, उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सो अभी जो हमें तत्काल जो है जो हमें हैंडल करना होगा वो ऑयल के सप्लाई को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं वो हमें करना होगा। सो यूएई के साथ स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर अगर कोई एग्रीमेंट होता है सो वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा। जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है? जो अंडरग्राउंड माइंस होते हैं, कोलफील्ड होते हैं, गैस फील्ड होते हैं, या फिर कि बड़े बड़े जो वैकेंट स्पेसेस होते हैं जो रॉक्स के बीच में, उनके बीच में ऑयल और पेट्रोलियम को रिजर्व करके रखा जाता है ताकि इस तरह के जब डिसरप्शंस आते हैं तब उनमें जो है उनका यूज किया जा सके। सो यहाँ क्या बात चल रही है? यहाँ बात चल रही है लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट की। जैसे कि एक होता है कि आप रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई चीज़, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उसको खरीदते हैं मार्केट से, बट अगर किसी से आप एक एग्रीमेंट करते हैं, इस तरह के जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होते हैं जिसमें कि ये कहा जाता है कि अगर किसी तरह का डिसरप्शंस होता है तो हम जो है, मतलब कि जो कंट्री ऑयल को सप्लाई कर रहा है वो दूसरे कंट्री को प्रायोरिटी देगा सप्लाई के लिए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यूएई से ही ये क्यों, मतलब कि ये टॉक्स चल रहे हैं? बिकॉज यूएई जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है और एलपीजी का लगभग 40% जो है इंडिया का एलपीजी इंपोर्ट जो है यूएई से होता है। यूएई और कतर ये इंडिया के 2 बड़े एलपीजी सप्लायर हैं। सो इस तरह का स्ट्रेटजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो आने वाले समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इस तरह के जो डिसरप्शंस है वो तो आते ही रहेंगे। सो इस तरह का एग्रीमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट हो सकता है। सो इसमें जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि यूएई जो है इंडिया का जो लार्जेस्ट एलपीजी सप्लायर है, लगभग 40% जो है एलपीजी सप्लाई यूएई से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है। इसके अलावा इंडिया में जहाँ भी स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व इस्टेब्लिश किए गए हैं वो लोकेशंस आपको ध्यान रखने चाहिए। सो ये था आज का इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।